महत्वपूर्ण बात है वो ये कि स्वयं रूस का टेलीविजन ये बोल रहा है कि पिछला एक हफ्ता हमारी सेना के लिए काफी मुश्किल भरा रहा है। इन दोनों की रोशनी में क्या अभी भी हम ये माने कि पश्चिम का मीडिया जेलेंस्की और यूक्रेन की सफलताओं को ज्यादा बढ़ चढ़कर बता रहा है? रूस कहीं पीछे नहीं हट रहा है? ये खबरें भ्रामक हैं, ये खबरें भ्रम फैलाने के लिए हैं? अगर हैं तो उद्देश्य क्या है? हिमांशु जी, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके साथ चर्चा करके जो विद्वत्ता का स्तर होता है वो बड़ा शानदार होता है। तो मैं पुनः धन्यवाद दूंगा आपको, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग। जी थैंक यू रवींद्र जी। देखिए, साम्यवाद एक ऐसी आक्रामक प्रवृत्ति है, एक ऐसी आक्रामक विचारधारा है जो बहुत ही अप्रत्याशित होती है। जी आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। मतलब आप यदि ये सोच रहे हैं कि पुतिन, खासकर जब पुतिन की बात होती है तो पुतिन जो है वो केजीबी के लंबे समय तक ऑफिसर्स रहे हैं जी और वो यूरोप में रहे हैं, जहां पर उन्होंने, उनके मन में इतना जहर है, इतनी कड़वाहट है कि वो यूरोप को बर्बाद कर देना चाहते हैं। इसलिए किसी रमजान कादिरोव से या पुतिन के किसी सलाहकार से पुतिन पर क्या फर्क पड़ेगा, ये बहुत सोचने वाली बात है। क्योंकि जो पुतिन का मस्तिष्क है वो अंततः, आपने जिस डिबेट से शुरुआत की थी, अंततः वो पुतिन का मस्तिष्क सोवियत संघ के बारे में सोचता है जो बर्बाद हो चुका है। बहरहाल देखिए, आप इस समूचे मसले को इस प्रकार से देखें कि जो अभी भी रूस का यूक्रेन पर तकरीबन 20% जो हिस्सा है उस पर कब्जा है। जी मान लीजिए कि कुछ कुछ ऐसा इलाका है जिस पर यूक्रेन दावा कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि जो जेलेंस्की है वो अति राष्ट्रवाद का प्रचार करते करते स्वयं को राष्ट्र का हीरो बनाते बनाते एक ऐसे खलनायक है जिन्होंने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है, जो जी अपने देश की स्थिति की हकीकत को पहचान नहीं पाए कि क्या वो रसिया का सामना कर पाएंगे, और नेटो में शामिल होने की जिद के कारण उनका देश बर्बाद हो गया। वो बेशक अभी भी देश के राष्ट्रपति हैं, वो अभी भी सुरक्षित है, लेकिन उन लाखों लोगों का क्या, उन हजारों महिलाओं का क्या जिनका बलात्कार हुआ है, उन हजारों युवाओं का क्या जिनको सता सता के रूस की सेना ने मार डाला है, उन लोगों का क्या जो बर्बाद हो के, जैसे अभी सर कह भी रहे थे कि शरणार्थी के तौर पर यूरोप भाग गए। ऐसे में पुतिन जो है, पुतिन का मस्तिष्क जो है, देखिए पुतिन के मस्तिष्क को आप कमजोर नहीं कह सकते। जी इसलिए नहीं कह सकते पुतिन के मस्तिष्क को कमजोर, क्योंकि पुतिन ने सीरिया में भी, मध्य पूर्व में देखिए कमजोर, जब सोवियत संघ टूटता है उसके बाद ये मान लिया जाता है कि रूस तो रेस से बाहर हो चुका है, लेकिन जी उसके बावजूद पुतिन उठते हैं, और इस कदर उठते हैं कि वो मध्य पूर्व में अमेरिका की जो बादशाहत है उसको चुनौती देते हैं। जी रूस यहीं पर नहीं रुकता, अजरबैजान और आर्मेनिया में जो उसकी भूमिका है वो इतनी जबरदस्त भूमिका होती कि वो दोनों राष्ट्रों को, वो अजरबैजान को आर्मेनिया की जमीन दिलवा देता है, जबकि आर्मेनिया के साथ कुछ खड़ा होता है। तो पुतिन क्या करेंगे, वो पुतिन का मस्तिष्क इतना चलता है कि वो चीन से, जो परंपरावादी उसका दुश्मन रहा है, जी उसको, उससे सीमा विवाद को पूर्णतः हल करके, और अब जो है पुतिन ने चीन को अपना सबसे बड़ा सहयोगी बना लिया है। तो साम्यवादी जो प्रवृत्ति है, साम्यवादी प्रवृत्ति इतनी घातक है कि वह जो चीजें हैं उनको दीर्घकालीन स्तर पर ले जाती है, और दीर्घकालीन स्तर पर ले जाकर यदि पूरी ताकत से हमला करती है तो वो बहुत ही भयानक होगा। डर ये लगता है कि कहीं यूक्रेन से जो लौटती हुई सेना है, देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुतिन ने बार बार कहा था यूरोप से कि वो हथियार नहीं दे, जी लेकिन उसके बावजूद यूरोप ने हथियार दिए हैं। तो पुतिन के मस्तिष्क में कहीं यह तो नहीं कि यूक्रेन से अपनी सेना को वापस बुलाकर कोई रासायनिक हमला कर दे यूक्रेन पर, या परमाणु हमला कर दे, क्योंकि यदि यूक्रेन पर ऐसा हमला होता है तो उसका टारगेट पूरी तरीके से यूरोप हो सकता है। इसलिए यहाँ पर यह सोचना जल्दबाजी होगी कि जो पुतिन है वो हार रहे हैं, या पुतिन के जो सहयोगी दावा कर रहे हैं, क्योंकि पुतिन, यह हमको नहीं भूलना चाहिए कि उस देश में रहने वाले जो लोग हैं, जो उस देश के में रहने वाले लोगों की राजनीतिक समझ है उससे ज्यादा पुतिन की सामरिक समझ है, क्योंकि उन्होंने केजीबी में लंबा समय बिताया है, उन्होंने गोरबाचोव के दौर में सोवियत संघ को टूटते हुए भी देखा है, और उन्होंने